दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका वैल्यू आज से 10 साल पहले ज़ीरो थी, लेकिन आज उसका वैल्यू 40 to 50 लैक्स को टच करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि ये कुछ ही महीने पहले इसका ऑल टाइम हाई प्राइस को रीच कर गए थे, जिसके लिए ये मार्केट और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने वाले चीज़ हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यही सही टाइम होगा आप लोगों को बताने का कि एक्चुअली ये बिटकॉइन है क्या, कैसे ये काम करते हैं और क्या रहेगा इसका बेनिफिट, और हम लोग को इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए पूरा वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप लोगों को शायद इस वीडियो में समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशल और आप देख रहे हैं रिचेक टेक। बात तो सिर्फ आज से 13 साल पहले की है। एक इंसान था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उन्होंने 2008 में इंटरनेट में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसका पहले लाइन से ही उनका विजन एंड मिशन के बारे में पता चल गया था, जिसमें लिखा था कि अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी विदाउट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल एसेट है जिसमें कि सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, जैसे कि यूएस डॉलर कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, इंडियन रुपी कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। तो उस टाइम क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक बंदे के माइंड में एक आइडिया था, लेकिन आज क्रिप्टो करेंसी के लाखों करोड़ों में ट्रेडिंग होता है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट को समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट। हमारे जो फिनेंशियल सिस्टम है वो भरोसे या ट्रस्ट पे आधारित है। हमारे यहाँ जो भी नोट्स या कॉइन्स के जो वैल्यू है वो इसीलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थित या गारंटीड है। आप पॉकेट में से कोई भी नोट, लेटर से 500 के नोट उठा के देख लीजिए कि वहाँ पे साफ लिखा है कि मैं भारत को ये 500 रुपये का नोट अदा करने का वचन देता हूँ, और वहाँ पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। उस सिग्नेचर के बिना ये नोट एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा जैसा ही है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन चुके थे, तब क्या हुआ कि बाकी सारी कंट्रीज का जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के साथ जुड़ना पड़ा। और ये यूएस डॉलर किससे गारंटीड थे? ये यूएस डॉलर गारंटीड थे गोल्ड या सोने के भंडार से। लेकिन 1971 में यूएस ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड रूल को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से बाकी सारी कंट्रीज अपने हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से नोट छाप सकते थे। लेकिन सवाल है कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज का इन सब से क्या लेना देना। तो दोस्तों जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो या फिर सेविंग्स करते हो, तो आप एक तरीके से बैंक को परमिशन दे देते हो उस पैसे के साथ खेलने का। बैंक उसी डिपॉजिट या फिर सेविंग से ही बड़े बड़े कंपनी या फिर इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, जिसके हिसाब से ही आपको रिटर्न में कुछ मिल पाती है। लेकिन हाल ही में देखा गया कि बैंक इन डिपॉजिट या फिर सेविंग्स को इरेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि इन पास्ट 2 ईयर्स 3 डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूट फेल हुआ है। येस बैंक, पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की डिसीजन भी आम आदमी का फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है, जैसे कि नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन। एक झटके में 500 और 1000 के नोट को एकदम से बेकार कर दी सरकार ने, जिससे कि इंडिया के 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई। तो जो लोग बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हैं, बड़ा रीज़न उसके पीछे यही है कि वो लोग नहीं चाहते कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक को हमारे पैसे के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल हो। तो अब समझ में आया दोस्तों कि सतोशी का क्या विजन था। सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम जैसे इमेजिन किया था, जहाँ पे कि कोई भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना रहे। आपको शायद याद होगा दोस्तों कि 2008 पे जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, लिमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए थे। उसी माहौल के बाद से मार्केट में जन्म लिया था क्रिप्टो करेंसीज का। दोस्तों पहला जो क्रिप्टो करेंसीज था वो था बिटकॉइन। तो उसके बाद से और भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आए, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, और आज के डेट में मार्केट में 4000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर ये बिटकॉइन काम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ। नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस होता है वो बैंक के थ्रू होता है, जहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शंस नंबर मिलते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन को आप खरीदते हो या फिर सेल करते हो, तो बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस है वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरती है, जहाँ पे आपको एक बिटकॉइन एड्रेस मिलते हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होते हैं। और ये बिटकॉइन एड्रेस को एक लेजर यानी रिकॉर्डेड फाइल में सेव किया जाता है, और इन सब लेजर पे ही बिटकॉइन का सारा एड्रेस या फिर की मौजूद होता है। और यही दोस्तों सारे लेजर या फिर ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड बन जाती है, सारे ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बन जाती है। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये सारा ब्लॉकचेन या फिर जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, ये एक तरीके से पब्लिक की से एनक्रिप्टेड होता है, जिस की के बिना इसे एक्सेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे कोई भी हो जाए। और अगर ये की कहीं पे भी खो जाता है तो ये बिटकॉइन भी खो जाएगा। और इसी तरह अभी तक टोटल बिटकॉइन के लगभग 25% लॉस्ट हो चुका है। और ये जो ब्लॉकचेन या फिर जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है ये सही है या नहीं, इसे कौन पता करेगा? इसे पता करने के लिए ही आते हैं माइनर्स। तो दोस्तों माइनर्स का काम होता है कि लेटेस्ट एग्जाम्पल की
ए और बी है और ए बी को एक बिटकॉइन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे माइनर्स का काम होगा ये कंफर्म करना और देखना कि सही में ए के पास एक्चुअली में एक बिटकॉइन मौजूद है या नहीं और बी वो बिटकॉइन लेना चाहते हैं या नहीं। तो ये जो सारे प्रोसेस है इस प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं एंड कंफर्म करते हैं माइनर्स। इन माइनर्स का काम होता है कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स के पास हाई प्रोसेसिंग यूनिट वाला कंप्यूटर्स मौजूद होता है जिसके मदद से माइनर्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि माइनर्स ये सब काम क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब काम करने के लिए माइनर्स को मिलती है सबसे कीमती चीज़ जो कि है बिटकॉइन इटसेल्फ। तो अभी आप कहोगे कि ये सब तो ठीक है लेकिन बिटकॉइन के प्राइस इतने तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं। मतलब 2010 में इसका प्राइस था $0.07 मतलब 5-6 रुपये के आसपास, लेकिन आज के डेट में इनके प्राइस 45 लाख हो चुका है। मतलब कैसे? इनके पीछे रीज़न है दोस्तों की डिमांड एंड सप्लाई। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि अभी तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल है, जिनमें से अभी तक 18.5 मिलियन बिटकॉइन को ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। मतलब फंडा सिंपल सा है दोस्तों कि कोई भी चीज़ का अगर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई वैसे की वैसी रहे तो वो चीज़ का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसीलिए बिटकॉइन के प्राइस इन 10 सालों में जीरो से लेके अभी तक 45 to 50 लाख को टच करने वाली है और दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। और इन सब के पीछे जो रीज़न है वो है हाइप। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन का हाइप इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग सोच रहे हैं कि अरे यार इनका प्राइस 10 साल पहले इतना कम था, अगर वहाँ हम पैसे लगा लेते तो आज हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता। और लोगों के मन में लालच भी आ गया है कि जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा बिटकॉइन भी खरीद रहे हैं। तो ये सब सोच के अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो या फिर बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना कोई बिटकॉइन के बारे में रिसर्च करके, तो दोस्तों आप बहुत बढ़िया गलती कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से इनका प्राइस बढ़ रही है उसी तरह से इनका प्राइस डाउन भी हो सकता है। तो बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये टोटली आपका चॉइस है, क्योंकि पैसा आफ्टर ऑल आपका है। मेरा काम है आपको बताना कि बिटकॉइन एक्चुअली है क्या, ये काम कैसे करते हैं और क्या क्या इनका रीज़न है। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि मैं हर एक वीक में ऐसे नए नए वीडियो आपको लिए लेके आता रहूँगा। और मेरे जो पिछले 2 वीडियोस है वो 2 वीडियोस भी देख लेना, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार, टाटा।